बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। ये जानकारी हम आपको देंगे, मगर उससे पहले हम देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें। 50% अनुदान पर किसानों को मिलेगा प्रमाणित संकर बीज। गुलाब की खेती के लिए अनुशंसित प्रभेद में लगाएं रक्तगंधा। अब समाचार विस्तार से। खरीफ फसल काटने के बाद संरक्षण के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछा दें ताकि खेत की नमी नहीं उड़ पाए। साथ ही खेत में शीघ्र रबी फसल लगाएं ताकि मिट्टी में बची नमी से रबी का अंकुरण हो सके। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत 50% अनुदान पर किसानों को प्रमाणित संकर सरसों, तोरिया के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। किसान बीज लैंप्स एवं अधिकृत बीज विक्रेता से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसानों का निबंधन जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान जिला कृषि पदाधिकारी लातेहार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, यदि आप शिमला मिर्च की खेती करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें खेत में जल जमाव नहीं हो। साथ ही सिंचाई की उचित व्यवस्था रखें और रोगरोधी प्रभेद का चयन करें। इससे उत्पादन बेहतर होता है और अधिक आय की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, अगर आप मिर्च या शिमला मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जो आप ज़रूर बातों का ध्यान रखें। जो खेत में आप लगाने जा रहे हैं, जल जमाव की समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जो प्रभेद आप चयन किए हैं वो रोग रोधी होनी चाहिए, खासकर वायरल रोग से, लीफ कर्ल मोजाइक से, लीफ कर्ल से, इस तरह से रोगों से वो रोग रोधी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप ये सुनिश्चित करें जब आपका उत्पाद बाज़ार में आएगा तो आम तौर पर उस समय बाज़ार में इसका मूल्य क्या होता है, इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। बाज़ार का भी ध्यान रखें। बहुत बार होता है कि शिमला मिर्च 10-15 रुपये भी बिकता है और 100 रुपये केजी भी बिकता है। गुलाब की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 22,250 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाएं। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में सुपरस्टार, रक्तगंधा, मोंटेजुमा, ग्लैडिएटर, मैनू पार्ले लगाएं। गुलाब की खेती के लिए मटियार दोमट से दोमट मिट्टी जो कि जीवांश युक्त हो और जल निकास भी अच्छा हो उपयुक्त है। साथ ही pH 6.5 से 7.5 हो। गुलाब को लगाने के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर व्यास और गहराई वाला गड्ढा खोदकर पौधा मिट्टी के साथ लगाना चाहिए। किसान भाई, खरपतवार के नियंत्रण और खेत की तैयारी के लिए बखर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है मिर्च फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के बारे में। किसान भाई, आप यदि मिर्च फसल की खेती कर रहे हैं तो इस फसल में लगने वाले रोग, पत्ती अंगमारी और फल सड़न के रोकथाम के लिए 0.02% मैकोजेबिया कैप्टेन नामक दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी ढेर सारी जानकारियाँ प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। जानकारियों तो भी और भी हैं जो हम आप तक पहुँचाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। जी हाँ, अगर किसी मनुष्य के जीवन से यानी कि शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो वह निष्क्रिय हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार मृदा यानी कि मिट्टी से भी अगर उर्वरक क्षमता निकल जाए तो वो भी किसी काम की नहीं रह जाती। तो चलिए आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि उर्वरक क्षमता बरकरार रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए हम सीधे वहीं चलते हैं और लेते हैं विशेष जानकारी।
किसान भाइयों, जब आप खेती करते हैं तो उर्वरक भी डालते होंगे, लेकिन उर्वरक क्यों डालना है, कितना डालना है, किस लिए डालना है, यह जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उर्वरक का संबंध मिट्टी से है और मिट्टी का संबंध आपकी फसल से है। तो इन तमाम विषयों पे आज हम बात करेंगे कि आपकी जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को आप कैसे बचाएं। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में उपलब्ध हैं डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को हम कैसे बचाएं, तो सबसे पहले तो ये बात बता दें कि उर्वरा शक्ति खासकर मिट्टी की उसको परिभाषित कैसे करें, या कैसे किसान भाई समझें कि उनकी मिट्टी जो है उर्वरा है या उसमें किसी तरह की कमी है। देखिए, इसमें हम किसान भाइयों को थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आजकल हमारा जो खेती है उसको हमको लाभदायक बनाना है। लाभदायक में हमको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना है। तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो होता है वो है हमारा उर्वरा शक्ति, कि हमारे सॉइल के अंदर, हमारे मृदा के अंदर पोषक तत्वों की कितनी उपलब्धता पौधों के लिए है। अगर उपलब्धता सामान्य से ऊपर रहेगी तो हमारे पौधे स्वस्थ होंगे और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उपज हो पाएगा। इसलिए उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है। इससे हमको प्रति यूनिट, अगर प्रति एकड़ या प्रति हेक्टेयर का हिसाब से हमको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होगा और हमारा खेती भी लाभदायक हो जाएगा। अन्य राज्यों की अपेक्षा अगर झारखंड की बात करें तो जो यहाँ का टोपोग्राफी है या जो भूमि की प्रकृति है उसमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति में संतुलन बैठाना किस तरह से संभव हो सकता है? देखिए, झारखंड का एक यूनिक फ्यूचर आप कह सकते हैं कि हमारा है जी। ये इसको हम लोग कहते हैं पठारी क्षेत्र जी। या प्लेटू एरिया हम लोग कहते हैं। और इसमें क्या है कि हमारा समतल भूमि नहीं है, हमारा पूरा खेती का भूमि 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग जिसको कि ऊपरी भूमि कहते हैं, दूसरा मध्यम भूमि कहते हैं और तीसरा हम लोग निचली भूमि कहते हैं। एक और भूमि का प्रकार होता है जो कि हमारे जो किसान भाई के गांव हैं उनके घर के आसपास की जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति अलग होती है। तो अगर हम ये तीनों की बात करें तो ऊपरी मिट्टी में हमको उर्वरा शक्ति सबसे कम होती है, मध्यम में उससे ज़्यादा होता है और निचले ज़मीन में उर्वरा शक्ति सबसे ज़्यादा होती है जी। अब इसी को हम लोगों को मेंटेन करके रखना है और हम लोगों के फसल के अनुसार हम लोगों को फर्टिलाइज़र जो आप उर्वरक देते हैं या फिर आप जैविक खाद देते हैं उसका निर्धारण करना है कि पौधों में जितना आवश्यकता हो उसके अनुसार हम उर्वरक का प्रयोग करें, हम उसमें वैज्ञानिक तकनीक अपनाएं जिससे कि उर्वरक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हमारे पौधों के द्वारा हो सके और हमारा पौधा स्वस्थ हो। अगर हमारा पौधा स्वस्थ होता है, इसमें और भी एक फ़ायदा है कि जितने भी हमारे पोषक तत्व हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जाते हैं उसका 98% हमको मिट्टी से प्राप्त होता है जी। मिट्टी का पोषक तत्व हमारा पौधों में जाता है, पौधे का जो खाने वाला भाग है उसमें जमा होता है और बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप हमारे किचन तक पहुंचता है। इसलिए अगर हमारा मिट्टी स्वस्थ होगा, स्वस्थ का मतलब अगर उर्वरा शक्ति अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व हमारे खाने वाले भागों में जमा होगा और हमारे जो ह्यूमन हेल्थ है, जो मानव का हेल्थ है, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगा। फसलों को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा पोषक तत्व की कमी है। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, उदाहरण दे देते हैं कि अगर नाइट्रोजन का कमी होगा तो हमारा जो निचला पत्ता है वो पीला होना शुरू हो जाएगा और ऊपर वाला पीला पत्ता जो है वो हरा रहेगा। इसी तरह अगर सल्फर का कमी है तो हमारा बीच वाला पत्ता पीला होगा और ऊपर और नीचे हमारा हरा रहेगा। इसी तरह हर एक पोषक तत्व का एक अपना प्रभाव, अपना लक्षण परिभाषित होता है खड़ी फसल में। इसको किसान भाई बहुत खूब अच्छी तरह से वो पकड़ते हैं और वो जान जाते हैं कि हमारा क्या स्टेटस है, क्या हमारा सॉइल में उपलब्धता है और उसका पौधों में कितनी आवश्यकता की
पूर्ति हो रही जी। है। उसी तरह मिट्टी में अगर हम चाहें तो इसमें तो अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें, वैज्ञानिक ढंग से बात करें, तो हम ये बोलते हैं कि भाई आप जो है अपना मिट्टी का नमूना एकत्र कर लें और जो नज़दीक है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, मृदा जांच प्रयोगशाला, वहाँ पर जा कर के आप उसकी जांच करवा लें। इससे आपको पूरी सॉइल हेल्थ कार्ड इशू हो जाएगा और उसमें पूरा चीज़ लिखा रहेगा कि आपका मृदा का उर्वरा शक्ति कितना है, उसके आधारित उस पर उसका स्वास्थ्य कैसा है। जी सर, जैसा कि एक सवाल हमने पहले भी आपसे किया था कि जो आपने उसके संदर्भ में कहा कि झारखंड जो पठारी क्षेत्र है, लेकिन जो टॉप सॉइल है उस पर ही ज़्यादातर खेती होती है 6 से 8 इंच के, और जो पठारी है जिसमें लेयर बाय लेयर खेत है तो ऊपर की मिट्टी का क्षरण भी होता है, तो वहाँ पे किसान भाई मिट्टी की जो उर्वरता है उसको कैसे मेंटेन करें? क्योंकि हमारे अगर देखिए ऐसे कोई सर्वे का हम लोगों के पास डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि 79 लाख हेक्टेयर पूरे झारखंड का ज्योग्राफिकल एरिया है। इसमें लगभग हमारा 30 लाख हेक्टेयर खेती होती है, उसमें लगभग 10 लाख हेक्टेयर हमारा ऊंची ज़मीन है, जिसमें कि हमारा मोनोक्रॉपिंग होता है, बरसात के दिनों में खेती होती है और वर्षा के अभाव में उसका हम लोग रबी में उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पर जो मिट्टी का कटाव है, सबसे पहले हमको उसको रोकना है, उसमें हमको मेड़बंदी करना है और इससे ज़्यादा हमको ऑर्गेनिक कार्बन पर हमको ध्यान देना है, जो बाय डिफ़ॉल्ट पहाड़ों से मिल जाता है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन हम जैविक खाद के थ्रू या क्रॉप रेसिड्यू के थ्रू हमने सॉइल के अंदर उपलब्ध करवा दिया और एक लेवल से ऊपर करवा दिया जो 7.5 ग्राम पर केजी मापा जाता है जी। तो इसमें क्या होता है कि आप यदि फर्टिलाइज़र डालिएगा तो उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा, आप यदि सीड डालिएगा उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा, आप यदि पानी डालिएगा, इरिगेशन डालिएगा तो सॉइल के अंदर ज़्यादा समय तक उसको बांध के रखता है। इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन का उपलब्धता बहुत ज़रूरी है कि इसको हमारे किसान भाई इसको मेंटेन करें। जी, तो किसान भाइयों देखा आपने कि हमारे विशेषज्ञ ने काफ़ी अच्छे ढंग से आपको बताया है कि जो आपको मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को आप कैसे पहचान सकते हैं, उसमें अगर किसी तरह की कमी है तो उसको कैसे जान सकते हैं और इससे निपटने का भी उपाय जो है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया। तो आशा करते हैं कि जो आप खेती अगली बार करेंगे तो अपनी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी आप संतुलित रखेंगे, अपना उत्पादन भी अच्छा लेंगे। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाई से जुड़े, इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। फसल लगाते वक्त हमें ज़रूरी है कि हम उन्नत प्रभेदों का चयन करें ताकि हमारी फसल की गुणवत्ता बरकरार रहे। तो आज के इस अंक में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से उन्नत प्रभेदों का चयन करें, किस प्रकार से करें और इसका हमारे किसान भाई को क्या लाभ होगा, ये तमाम जानकारियाँ हम आपको देंगे। चलिए तो हम ले लेते हैं ये तमाम जानकारियाँ। आज हम जानेंगे कि कृषि कार्य में उन्नत बीजों का क्या महत्व है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद हैं डॉक्टर रवि कुमार। अगर उत्तम बीजों की बात करें तो किसान जो हैं सबसे ज़्यादा तो बीज पे ही आधारित हैं और बीज जब उत्तम लगाएंगे तभी उनका उत्पादन अधिक होगा। तो उत्तम बीज के स्रोत क्या हैं सर, इसके बारे में बताएं। उत्तम बीज का स्रोत हो जाता है, एक तो हो जाता है कि प्रजनक बीज होते हैं, दूसरा होता है आधार बीज होते हैं और तीसरा होता है प्रमाणित बीज होते हैं। तो जो किसान भाई जो बीज व्यवहार में लाते हैं वो प्रमाणित बीज का व्यवहार में लाते हैं। प्रमाणित बीज का उत्पादन हम लोग जो करते हैं उसका सोर्स होता है आधार बीज। तो किसान भाई को सबसे पहले आधार बीज की ज़रूरत पड़ती है और उसको किसान भाई कैसे पहचानेंगे, तो उसमें उजला रंग का एक टैग निर्गत किया जाता है। उस टैग को किसान भाई को संभाल के रखना पड़ता है। सर, उत्तम बीज की जब बात करें तो आपने टैग की बात की जी, इसका आकलन कैसे करेंगे और इसके चुनाव में क्या सावधानी बरतते हैं? देखिए, टैग के आधार पे हम लोग बोलते हैं कि ये आधार बीज है और जो गोल्डन येलो कलर का टैग जो होता है वो प्रजनक बीज के लिए होता है। ये मतलब सरकारी मापदंड है जो मतलब वो अलाउ करते हैं कि जब आप प्रजनक बीज लगा रहे हैं तो उसके लिए गोल्डन येलो कलर का टैग होता है और आधार बीज जब करते हैं तो वो सफ़ेद कलर का टैग निर्गत करते हैं। और जो प्रमाणित बीज आप उत्पादन करते हैं उसके लिए अजूर ब्लू कलर का टैग निर्गत किया जाता है। ये सरकार के थ्रू ये जब भी आप कृषि कार्य कर रहे हैं, अगर आप साधारण बीज का व्यवहार करेंगे तो उसमें उपज क्षमता आपको उस मन लायक नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उत्तम बीज का व्यवहार करते हैं जैसे आधार बीज, प्रमाणित बीज, तो उसमें उसकी उपज क्षमता आपको
बीज का चुनाव करने से ही आपको 20 से 25% उपज क्षमता बढ़ जाती है। तो और जो भी आप कृषि कार्य में लागत लगाते हैं, जैसे यूरिया हो गया, फिर उसके बाद कृषि कार्य में खेत की जुताई करते हैं, तो सारा काम तो आपको उतना ही खर्चा देना पड़ता है, लेकिन आपकी उपज क्षमता कम हो जाती है। तो मेरा सुझाव कृषि भाई बहनों को कि आप मतलब जब भी कर रहे हैं तो किस्म जो भी रहते हैं उन्नत किस्म का व्यवहार करें, उससे आपको 20 से 25% उपज क्षमता अपने आप बढ़ जाती है, और जो आप सारा कार्य करेंगे तो उसमें उपज और भी आपका अच्छा मिलेगा। झारखंड प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ तक के अधिकतर जो किसान हैं वो घरों में जो उपजाते हैं बीज उसी को रखते हैं अगले बार के लिए, उनको क्या कहना चाहेंगे, और अगर बाजार से खरीदें तो क्या देख करके वो? किसान भाई, थोड़ा सा आपको पैसा ज़्यादा लगता है, जब भी आप बाज़ार से कोई भी बीज खरीदते हैं तो वो शुद्ध रहता है, और किसान भाई का जनरल प्रैक्टिस है कि वो देखा गया है कि वो अपना बीज को हमेशा बचाव करके रखते हैं और उस बीज का वो व्यवहार करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है किसान भाई, अपना बीज तो आप व्यवहार करते हैं तो कीजिए, लेकिन साथ साथ आप उन्नत बीज बाज़ार से खरीदिए, और जो आप अपना बीज जो व्यवहार में लाते हैं वो 2 से 3 साल ही आप अपना व्यवहार में ला सकते हैं। लेकिन आप जो नया बीज खरीदते हैं देसी किस्म, आप तो अपना यूज करते हैं कीजिए, लेकिन बाज़ार में जो आप उन्नत किस्म का बीज आपको मिल रहा है तो वो हम लोग आजकल अनुशंसा हम लोग को किया गया है कि 10 साल तक का जो भी मतलब वैरायटी है उसको हम लोग व्यवहार में लाते हैं। तो पुराना किस्म का आप बीज व्यवहार कर रहे हैं, बहुत दिन से जो आपकी किस्म आपके पास है तो उसकी उपज क्षमता कम हो जाती है, और अगर आप नए किस्म का प्रयोग कीजिएगा तो आपको आपके खेत में आपको उपज अच्छा मिलेगा और मुनाफा अच्छा होगा, जिससे आपको परिवार का लालन पालन भरण पोषण करने में आपको। हम लोग आज उत्तम बीज की बात कर रहे हैं, तो उत्तम बीज में अगर लगाते हैं हमारे किसान भाई तो उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, और जो उनके घर के बीज हैं उनमें क्या अंतर आएगा? देखिए, घर के बीज जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको 15 क्विंटल अगर आ रहे हैं, तो अगर घर के बीज से 15 क्विंटल आ रहे हैं, और अगर आप बाहर के बीज जो कर रहे हैं अच्छे किस्म का व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें आपको 20 से 25 क्विंटल ज़्यादा उपज आ रहा है, तो आप देख लीजिए कि आपको 5 से 10 क्विंटल का अंतर हो जाता है। तो हमेशा आपको मतलब अच्छे किस्म का चुनाव और अच्छे बीज का व्यवहार करना चाहिए। जो किसान भाई खेती करते हैं, बीजों का चयन कर लेते हैं, उत्पादन भी अच्छा होता है, और फिर बाद में अगर वो रखना चाहें उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उसे रखें या फिर नेक्स्ट ईयर जो है फिर बाजार से खरीद कर? नहीं, किसान भाई, अगर कुछ वैरायटी ऐसे रहते हैं कि जिसको कि आप 3 साल तक रख सकते हैं, जैसे आप स्वयं परागित फसल जो रहते हैं उनमें तो उतना परेशानी नहीं होता है, लेकिन जो हाइब्रिड रहता है किसान भाई, उसको कभी भी इस बार जब खेती कर रहे हैं तो उसके दूसरे बार उस खेत को उपज नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाइब्रिड को लगाएंगे तो उपज क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो मेरा सुझाव किसान भाई, देसी किस्म को आप तो 2-3 साल यूज कर सकते हैं, लेकिन हाइब्रिड किस्म को कभी भी भूल कर भी दूसरे साल व्यवहार में न लाएं। गेहूँ की जो अंकुरण क्षमता होती है वो 85% होनी चाहिए, 85% से कम नहीं होनी चाहिए। तो अंकुरण क्षमता हम लोग उसको 85% वो मानक है। जब भी हम लोग बीज परीक्षण लैब में देते हैं तो वो उसका 85% होने पे ही उसको हम लोग मानक करते हैं। तो बीज की अंकुरण क्षमता का मतलब हो जाता है कि आपको 100 में 85 दाने आपके निकल रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा रहता है कि जिससे प्लांट पॉपुलेशन आपका अधिक होगा और आपकी उपज क्षमता उस प्लांट पॉपुलेशन पे ही डिसाइड होती है। झारखंड प्रदेश के अगर किसानों की बात करें सर, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उत्तम बीज लगाएं और इसकी देखभाल कैसे करें और उत्पादन पे क्या? देखिए किसान भाई, आप लोग देखभाल तो जो कर रहे हैं जनरल क्रॉप में कीजिए, लेकिन जब आपको उत्तम बीज मिल जाता है तो उत्तम बीज में भी आप उसी तरह से व्यवहार करें। जैसा कि कोई भी फसल आप लगाते हैं तो खरपतवार का आप जरूर 20 से 25 दिन पे निकौनी करें। डच हो है, यहाँ की महिला भी उस डच हो को व्यवहार करके कर सकती है, वो बहुत हल्का होता है और उसको आप डच हो से कोड़ सकते हैं, जिससे कि उसमें वायु का संचार हो जाता है और उपज क्षमता भी अच्छे होते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर उत्तम बीज लगाएंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा और वही समय और वही खर्च में आपको ज़्यादा उत्पादन होगा, और जो भी खर्च लगाते हैं चाहे देखभाल करते हैं, सेम देखभाल में केवल अगर बीज के चयन में ही शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो उत्पादन आपका अधिक होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
किसान। किसान भाइयों, आज के इस अंक में हम आशा करते हैं कि हमने आपको जो भी जानकारी दी है उसका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में कुछ और विशेष जानकारियों को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, मगर जाते वक्त हम चाहेंगे कि आप हमारा पता नोट कर लें, ताकि कोई भी जानकारी लेना या आप हमसे देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पेन संख्या है 834001। तो हमारे किसान भाइयों, आपके खतों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तब तक के लिए मुझे और कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।